ऑलराइट एवरीवन, सो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी सबने ही सुना होगा, क्लास 10th में भी 8th में भी आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। मैं आपको बताता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली है क्या। बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे और बिल्कुल इन डेप्थ इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, छोटी छोटी कंसेप्ट, छोटी छोटी चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, देखिए इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस विद ईच अदर, कि चार्जेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस विद ईच अदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अब हमने इसको पढ़ने के लिए क्लासिफाई किया हुआ है दो पार्ट्स में। पहला पार्ट अपना क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा पार्ट आपका क्या है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी जानते हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टर्म यूज हो रही है स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स का क्या मतलब है, स्टैटिक्स का मतलब है स्टेशनरी, कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे ऐसे चार्ज ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि स्टेशनरी हैं, जो कि मूव नहीं कर रहे हैं। देखिए इसमें बहुत क्लैरिटी रखिएगा। कई बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर इलेक्ट्रॉन्स तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता रहता है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मोशन में होता है, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे। देखिए मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, ऐसे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो कि स्टेशनरी हो उसकी बात कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि चार्ज्ड है और स्टेशनरी कहीं पर रखे हुए हैं, मूव नहीं कर रहे हैं, उनकी स्टडी, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, जो फोर्सेस लग रही हैं, उनकी स्टडी को अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। और आपके क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है। पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। इस बार अभी इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड से चालू करेंगे। और जो थर्ड चैप्टर है आपके एनसीईआरटी में, वो चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। और यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स मतलब मोशन में, जब चार्जेस मोशन में हैं तो उनके इफेक्ट क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों चैप्टर्स, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड्स और चार्जेस और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ये अपने दो चैप्टर हैं जो कि हम इस टॉपिक में मेजरली कवर करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। तो चलिए, हम जब से हम बात कर रहे हैं कि चार्जेस के इंटरेक्शन को पढ़ेंगे, चार्ज आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो आपस में कैसे फोर्स लगा रहे हैं, उसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बट चार्ज एक्चुअली होता क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए, ये भी आपने, ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी हुई होगी एनसीईआरटी में। पहली लाइन में चार्ज को डिफाइन किया हुआ है। क्या कहता है एनसीईआरटी में चार्ज के लिए, कि चार्ज क्या है, चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट शोज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। हमारे लिए समझना जरूरी है, चार्ज एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी चीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी विशेषता। देखिए एग्जाम्पल देता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। परफ्यूम्स, डिओड्रेंट सब लगाते हैं आजकल। परफ्यूम्स और डिओड्रेंट्स में होता क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनकी प्रॉपर्टी है फ्रेगनेंस, ठीक है ना। तो फ्रेगनेंस एक प्रॉपर्टी हुई जिसको कि कौन कैरी कर रहा है, परफ्यूम कैरी कर रहा है। सिमिलरली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे चीनी है, शुगर की बात करूं तो शुगर के अंदर क्या प्रॉपर्टी है, शुगर के अंदर प्रॉपर्टी है स्वीटनेस की। आप किसी भी चीज में शुगर को मिला दोगे तो वो कैसी हो जाएगी, मीठी हो जाएगी। तो प्रॉपर्टी क्या हो गई, स्वीटनेस, ठीक है ना। उसी तरह से चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हुआ, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ये आप मैग्नेट से समझ सकते हो कि मैग्नेट क्या करता है बेसिकली। मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करें तो मैग्नेट का इफेक्ट क्या है, मैग्नेट का इफेक्ट है कि वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, इस तरह की चीज़ों को, एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और यदि आप एक मैग्नेट लोगे और उसके नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को साथ साथ रख दोगे तो वो रिपेल करेंगे, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ में रखोगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। ये आप सबने बचपन में खेल भी खेला होगा और मैग्नेट से देखा भी होगा।
उसी तरह से चार्जेस भी आपस में, कोई चार्ज ऑब्जेक्ट्स भी आपस में क्या है, फोर्स लगाते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी। अब वो प्रॉपर्टी कैरी कौन करता है? जैसे भाई परफ्यूम की फ्रेगनेंस तो परफ्यूम कैरी कर रहा था, जो स्वीटनेस है वो शुगर कैरी कर रही थी। उसी तरह से चार्ज के कैरियर कौन है? चार्ज के कैरियर हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जो कि एक एटम के बेसिक पार्टिकल्स हैं। हम सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या करते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करते रहते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई हमारी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज को कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब बात करते हैं न्यूट्रल एटम की। देखिए न्यूट्रल एटम से मेरा क्या मतलब है? न्यूट्रल एटम से अपना मतलब है कि उस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है, तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो अपना एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल एटम का मतलब क्या हो गया कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। अब हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है। मान लीजिए मेरे पास ये बॉटल है, इस बॉटल को मुझे चार्ज करना है। तो इस बॉटल को मैं कैसे चार्ज करूं? भाई ये बॉटल बनी हुई है एटम से, सबको पता है हर चीज मैटर किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। और इसमें ये अभी किसी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रही है, मतलब इसके एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर है वो बराबर है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं? यदि मैं इस बैलेंस को बिगाड़ दूं, बैलेंस को बिगाड़ दूं मतलब यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लूं या इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स को बढ़ा दूं और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को कम कर दूं, या फिर ऐसी तरह से प्रोटॉन्स के नंबर को बढ़ा दूं या प्रोटॉन्स के नंबर को कम कर दूं, तो एटम के अंदर क्या होगा? उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या हम प्रोटॉन्स को ऐड या रिमूव कर सकते हैं? देखिए इसका आंसर तो यस है, हम प्रोटॉन्स को ऐड और रिमूव कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि प्रोटॉन्स को निकालने के लिए हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा, ऐड करना हो चाहे रिमूव करना हो। और जब हम न्यूक्लियस को ब्रेक करने की बात करते हैं, तो न्यूक्लियस को ब्रेक करने का मतलब है वहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्शंस इन्वॉल्व होंगे, चेन रिएक्शन इन्वॉल्व होगा, जिसमें कि बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इसलिए हम जनरल केसेस में क्या करते हैं? हम प्रोटॉन को नहीं छेड़ते, हम न्यूक्लियस को नहीं छेड़ते। हमारे लिए सबसे आसान क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऐड या रिमूव कर देना। इसलिए हम जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं। क्यों करते हैं? देखिए न्यूक्लियस घर है, घर के अंदर जो बच्चा है उसको निकालना बहुत मुश्किल है, बट जो बच्चा खुद ही बाहर घूम रहा है उसको पकड़ना ज़्यादा आसान है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? फ्री है, घर के बाहर घूम रहा है, न्यूक्लियस के बाहर चक्कर लगा रहा है, उसको ऐड करना और उसको निकालना दोनों ही कंपैरेटिवली बहुत आसान है। तो यदि हमें किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, यदि मुझे इस बॉटल को चार्ज करना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऐड कर दूं या इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दूं। अब यदि मैं उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करता हूं तो उस ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाएंगे। तो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है ना। और जब मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहा हूं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा, और प्रोटॉन्स क्या हैं? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वहां पे क्या हो जाएगा?
प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ने की वजह से वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब आप किसी चीज़ में इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। यदि किसी वजह से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। अब सवाल ये आता है कि चलिए ऐड और रिमूव तो कर दोगे, पर कैसे ऐड और रिमूव करना इलेक्ट्रॉन को, ऐसी चीज को भाई हमें एटम माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिख सकता है, हमारी नेकेड आंख के छोड़िए, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके भी अंदर है। अब जिस चीज को हम देख नहीं सकते, जिस चीज को हम कुछ फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, उसको हमें ऐड और रिमूव करना है, तो हमारे पास मेथड क्या क्या हैं। पर चलिए उससे पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या हम इंसुलेटर्स को चार्ज कर सकते हैं? देखिए हमने जब डेफिनेशन लिखी थी चार्ज की, तो हमने क्या लिखा था कि इट इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब मैटर क्या होता है, मैटर एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो इंसुलेटर भी मैटर है और मैटर को हम चार्ज कर सकते हैं, चाहे वो इंसुलेटर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे वो प्लास्टिक हो, लकड़ी हो, पेपर हो, कपड़ा हो, कुछ भी हो, दैट ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज्ड। ठीक है, अब चार्ज करने के मेथड की बात करते हैं, तो हमारे पास 4 मेथड हैं चार्ज करने के। क्या क्या हैं? पहला मेथड हमारे पास आ जाता है फ्रिक्शन, दूसरा मेथड है कंडक्शन, तीसरा मेथड इंडक्शन और चौथा मेथड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको जनरली बुक्स में नहीं मिलेगा, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हम इलेक्ट्रॉन्स को कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के अंदर से निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताऊंगा इस बारे में आपको, आगे पढ़ते हैं। तो पहले एक एक करके इनको समझते हैं कि है क्या। चलिए हम कैसे फ्रिक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करेंगे। तो फ्रिक्शन की बात करते हैं। देखिए फ्रिक्शन है क्या? फ्रिक्शन सबको पता है, सबने पढ़ा हुआ है फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, वो है फ्रिक्शन है एक अपोजिंग फोर्स। आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में, जूनियर क्लासेस में भी ये पढ़ा होगा। एक टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है ना। कब एक्शन में आती है? जब दो ऑब्जेक्ट फिजिकली कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये एक्शन में आएगी। दूसरी चीज़ ये, जब आपस में कोई दो ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में आने के बाद रिलेटिव मोशन करते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, तो उसके मोशन को रोकने के लिए, अपोज करने के लिए एक फोर्स एक्शन में आ जाती है, जिसको कि अपन फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। अब एग्जाम्पल, सर्दियों में अपन क्या होता है, सर्दी में हमें ठंड लगती है तो अपन हाथों को आपस में रब करते हैं। जब आप हाथों को आपस में रब कर रहे हो तो बेसिकली हीट जनरेट हो रही है, और वो हीट किस वजह से जनरेट हो रही है? फ्रिक्शन की वजह से जनरेट हो रही है। जो काइनेटिक एनर्जी है हाथों की, जो मूव करने से हो रही है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। और ठीक इसी तरह से जब हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो फ्रिक्शन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन हो रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, या दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर वो कहाँ पहुँच जाती है? वो जो अपने सरफेस के ऊपर जो एटम्स हैं, उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन तक पहुँच जाती है। और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? एनर्जी को गेन कर लेते हैं। एनर्जी गेन करने की वजह से वो एक्साइट हो जाते हैं और अपने शेल से बाहर जंप करने को रेडी हो जाते हैं, बिल्कुल। ठीक है, बट हमने तो दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया है। मान लीजिए मैंने एक बलून लिया है, उसको मैंने सिर से, अपने हेड से रब किया है, बालों से रब किया है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, दोनों ऑब्जेक्ट्स के एटम अलग अलग हैं, मटेरियल अलग अलग है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। कौन सा इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कौन सा इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा? मतलब दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये डिपेंड करता है उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है प्यार। प्यार मतलब आप
उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एटम का न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन से कितना प्यार करता है, उसने उसको अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचा हुआ है। जिसका प्यार ज़्यादा वो अट्रैक्ट कर लेगा, जिसका प्यार कम वो छोड़ देगा। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा और नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये अपना तरीका हो गया फ्रिक्शन से किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को चार्ज करने का। उनको आपस में आप रब कीजिए और एनर्जी ट्रांसफर होगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी एफिनिटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, एक नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये तरीका हो गया फ्रिक्शन से चार्ज करने का। अब जो अगला तरीका है, अच्छा इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, है ना। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं जिसमें मुझे तो बहुत मज़ा आता है, वो कौन सा एग्जाम्पल है? सर्दी के टाइम पे आप ब्लैंकेट ओढ़ो, सारी लाइट्स बंद कर दो, अंधेरा हो जाए, फिर अपने नेल्स से ब्लैंकेट को अंदर से ऐसे मार के देखना। पता है क्या होता है? स्पार्क स्पार्क, छोटे छोटे तारे तारे से नज़र आते हैं। वो क्या हो रहा है? जब हम फ्रिक्शन से अपने उस ब्लैंकेट पर हाथ मार रहे हैं, अपने नेल्स उससे टच हो रहे हैं, तो चार्जिंग होती है, इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर निकलते हैं, तो क्या होगा? हमें वो स्पार्क्स की फॉर्म में नज़र आता है। दूसरा, अपने बर्थडेज में किया ही होगा। बर्थडेज में आप क्या करते हैं? बलून को अपने हेड पे रब किया, वो चार्ज हो जाता है, उसको वॉल पे पेस्ट कर दिया तो वो वॉल पे चिपक जाते हैं बलून। और एक छोटा सा गेम सभी खेलते हैं, पेपर को छोटे 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 टुकड़े कर लो, फिर स्केल लो, स्केल को सिर पे रब करो और फिर देखोगे आपकी वो पेपर के टुकड़े उसकी तरफ, स्केल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सब जनरल एग्जांपल्स हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के, जो जाने अनजाने में भी हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरीके की, जो कि है कंडक्शन। और देखिए कंडक्शन क्या है? कंडक्शन से चार्जिंग का मतलब है कि जब आप दो ऑब्जेक्ट्स को, उन दो ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट चार्ज है, एक न्यूट्रल है, और आपको जो न्यूट्रल है उस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है, तो या तो आप उसको किसी दूसरे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में, फिजिकल कांटेक्ट में लाएं, टच करा दें, डायरेक्ट कांटेक्ट में ले आएं, या फिर उसे किसी वायर से या कंडक्टिंग मटेरियल से जोड़ दें। ठीक है ना? सिंपल से समझते हैं। आपके पास दो पानी की टंकियां हैं, फुल भरी हुई है, एक आधी भरी हुई है। आपने क्या किया? आपने एक पाइप लिया और उन दोनों टंकियों को जोड़ दिया। अब होगा क्या? जो ज़्यादा भरी हुई टंकी है उससे पानी फ्लो करेगा जो कम भरी हुई है उसकी तरफ, और जब तक कि उनका लेवल बराबर नहीं हो जाता वो फ्लो करता रहेगा। सिंपल वही हो रहा है। एक ऑब्जेक्ट कम चार्ज है, एक ज़्यादा चार्ज है, एक न्यूट्रल है, एक ज़्यादा चार्ज है, कुछ भी है। यदि आप उनको फिजिकल कांटेक्ट में लाते हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी वायर के जरिए, तो क्या होगा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, कब तक होगा? जब तक दोनों में बराबर चार्ज नहीं हो जाता। बट यहाँ एक कंडीशन है, देखिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, एक टर्म लिखी हुई है बोर्ड पे, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब है ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका की शेप, साइज और मटेरियल सेम हो। तो यदि ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हैं तो चार्ज बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, बट यदि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल नहीं है, मतलब ये मान के चलते हैं, चलिए उसका साइज अलग अलग है, तो क्या होगा? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग होगा? जिस रेशियो में उनका साइज है उसी रेशियो में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये समझने वाली बात है, इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। देखिए आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, दोनों के रेडियस बराबर हैं, एक वायर से कनेक्ट किया, इस पे क्यू चार्ज था, दोनों पर Q/2 चार्ज रह जाएगा, दोनों पे आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट मान लीजिए एक स्फीयर था जिसका रेडियस r था, दूसरा उससे आधे रेडियस का था, छोटा था।
इस पे चार्ज था 3Q, इस पे चार्ज कितना है 3Q। अब मैंने इसको वायर से कनेक्ट किया। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इन द रेशियो ऑफ द रेडियस, ठीक है, रेशियो के चार्ज के रेडियस जो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, जो रेडियस का रेशियो है उसी रेशियो में डिवाइड होगा। अब रेडियस का रेशियो क्या है, r/r/2, मतलब रेशियो क्या है 2:1, तो चार्ज भी 2:1 के रेशियो में ही डिवाइड होगा। मतलब इस पर 2Q चार्ज रह जाएगा, इस पे 1Q चार्ज आ जाएगा, और फाइनली इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल नहीं है तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका साइज के रेशियो के बराबर का होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन है। 3 स्फीयर्स दे देते हैं अलग अलग साइज के, उन पे फाइनली चार्ज कितना हुआ, इस तरह के आपको क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। ये आप एनसीईआरटी से करके देखिए, बाकी अपन भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब ये पॉइंट आएगा। अगला जो तरीका है, अगला तरीका क्या है अपने पास, अगला तरीका है इंडक्शन। तो इंडक्शन समझते हैं। इंडक्शन क्या है, इंडक्शन है चार्जिंग करनी है हमें, बट ऑब्जेक्ट्स को फिजिकल कांटेक्ट में नहीं लाना है। ठीक है, तो इंडक्शन इज द चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। अब देखिए, आपने एक कंडक्टर शीट ली, ठीक है, इसको अब आपने क्या करा, इसको आपको चार्ज करना है। ठीक है, चार्ज करने के लिए आप क्या करें, एक ग्लास रॉड थी जिस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, इसको आप उठा के लेके आए, इसके पास लाए, टच नहीं कराना है, बिल्कुल पास लेके आना है। जैसे ही आप इसको पास लेके आओगे क्या होगा, इस शीट के अंदर पोलराइजेशन हो जाएगा। पोलराइजेशन का सिंपल मतलब समझते हैं, पोल्स बन जाएंगे। कैसे कि भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, और नेगेटिव चार्ज इस साइड इकट्ठे हो जाएंगे सारे, और उस साइड क्या बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज। इन पॉजिटिव चार्ज को अपन अर्थ कर देंगे, तो ये अर्थिंग के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज नीचे चला जाएगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट कैसा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप यहाँ पे नेगेटिव रॉड लेके आते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल मेथड है, इसमें ज़्यादा कुछ जनरली पूछा नहीं जाता। हाँ, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होती है। ठीक है, अगला जो मैंने आपको बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही रीसेंट एक्टिविटी है। 1922 में आइंस्टाइन को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ये बेसिकली ऐसा फंडा है जिसमें कि सिलिकॉन, जर्मेनियम जैसे जो सेमीकंडक्टर्स हैं, इन पर जब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस को इंसिडेंट किया जाता है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। सेम फंडे पर, सेम फंडास पर, सेम कंसेप्ट पर आपका सोलर पैनल्स और ये सब भी काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे 12th में पूरे चैप्टर में अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिटेल में पढ़ेंगे। बट हाँ, ये भी एक मेथड है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, या फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को एमिट कराने का, इलेक्ट्रॉन निकालने का। ठीक है, अब आप उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं, स्टोर करके कर रहे हैं या किसी और ऑब्जेक्ट को चार्ज करके कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, है ना। इसलिए मेथड्स ऑफ चार्जिंग में 3 ही जनरली यूज़ किए जाते हैं, फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंडक्शन। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमें इस चैप्टर का पढ़ना है वो है चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो वो अगला टॉपिक जो है चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू। मुझे लगता है ये आपको बेसिक्स बिल्कुल क्लियर समझ में आए होंगे, और ये बेसिक्स देखिए इंपॉर्टेंट है। ये 8th क्लास के बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये 10th क्लास के लिए भी, और 12th क्लास के बच्चे के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इनको हमेशा दिमाग में रखें और इनको इन छोटे छोटे कंसेप्ट को अपने दिमाग में सेट रखें।
नेक्स्ट टॉपिक विद प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस से चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।